Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 3, 9th class chemistry. That is about periodic table and periodicity of properties. In previous lectures, we discussed about periodic table, about its classification, and at the end, we explained modern periodic table. And our today's topic is there, periodicity of properties. तो बेटे आज हम पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन किसी बच्चे का कोई अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जो हमने पहले टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी स्टूडेंट? नो सर। ओके बेटे, पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हम एटॉमिक साइज को देखेंगे। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है बेटे, यू नो साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। ठीक है, एटम का साइज बहुत ही स्मॉल है। सो इट इज नॉट पॉसिबल नीदर टू सी द एटम नॉट मेजर इट। ठीक है, ना आप इसको देख सकते हैं ना आप इसको मेजर कर सकते, साइज को मेजर कर सकते हैं। बेटे देखो, एक फुल स्टॉप की जगह 2 मिलियन एटम आ सकते हैं, मीन्स के 20 लाख एटम आ सकते हैं सिर्फ एक डॉट की जगह। तो हम एक एटम को कैसे देखें, ये कैसे उसको मेजर कर सकते हैं? तो बेटे इसके जो तरीकाकार होता है वो ये है कि हम एटम को, पहली बात हो कि एटम को हम सपोज करेंगे कि वो सफियर है, सफेरिकल है, एटम की शेप सफेरिकल सपोज करेंगे। और दूसरी बात कि हम एटम्स को क्लोजली स्पेस्ड काउंट करेंगे। हम कहेंगे कि 2 एटम जो हैं इस तरह से प्लेस्ड हैं कि दे आर जॉइंट टू ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। व्हेन 2 atoms are touching each other, then the distance between their centers, when it will be halved, it will give us atomic radius. बेटे 2 एटम जो साथ साथ पड़े होंगे, जैसा ये एटम अपने सामने देख रहे हैं, तो इन 2 एटम्स के सेंटर्स का जो दरमियानी फासला है उसका अगर हम हाफ कर लेते हैं तो वो हाफ जो होगा वो क्या होगा? रेडियस होगा। अब इनके सेंटर्स का दरमियानी फासला है 154 पिकोमीटर। पीएम स्टैंड्स फॉर पिकोमीटर, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है तो इसके लिए हम छोटा यूनिट यूज कर रहे हैं। एक पिकोमीटर जो है वो 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। तो आपने देखा कि इन 2 एटम्स के सेंटर्स का दरमियानी फासला जो 154 पिकोमीटर था, इसको 2r से शो किया। 2r का क्या मतलब कि ये रेडियस का डबल है। उसका हाफ किया तो ये नीचे r के साथ उसको इंडिकेट किया, 77 पिकोमीटर बना। तो बेटे किसी भी एटम का जो रेडियस हम मेजर करेंगे तो उस एलिमेंट के हम 2 एटम जो इस तरह से साथ जो है उनको कंसिडर करते हुए उनके सेंटर्स के दरमियानी फासलों का हाफ लेकर उसको एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस से डिस्क्राइब करेंगे। आज बेटा एटॉमिक साइज का पता चल गया कि क्या होगा ये एटॉमिक रेडियस? यस सर। कौन डिफाइन करेगा इसको? Sir, half of the distance between the nuclei of 2 bonded atoms is called atomic radius. बिल्कुल ठीक है, half of the distance between the centers of 2 bonded atoms is called atomic radius. अब बेटे हम ट्रेंड्स देखते हैं कि एटॉमिक साइज में ट्रेंड्स क्या हैं। ट्रेंड्स मीन कि इसमें चेंज क्या आती है, पीरियडिक टेबल के अंदर इसमें क्या चेंज आती है, पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर। बेटे हम जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, शील्डिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह, उन सबको हम चेक करेंगे कि पीरियडिक टेबल के अंदर पीरियड में या ग्रुप। बेटा यू शुड म्यूट योरसेल्फ। फर्स्ट म्यूट योरसेल्फ। स्टूडेंट्स म्यूट योरसेल्फ। किसी बच्चे को बात करनी होती है तो खुद पहले म्यूट किया करें ताकि इधर डिस्टरबेंस ना हो। तो बड़े इन सारी प्रॉपर्टीज की हमने ट्रेंड्स देखनी है पीरियडिक टेबल में क्या है कि ग्रुप में या पीरियड में वो वेरी कैसे करते हैं। अभी हम सबसे पहले एटॉमिक साइज की ट्रेंड को देखते हैं। तो बेटे पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज जो है ये डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफ वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। यहाँ पे आपको सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन।
तो लिथियम का एटॉमिक साइज 152 था पिकोमीटर, और आगे आप देख रहे हैं कि नियान का जो एटॉमिक साइज है वो 69 है। तो एटॉमिक साइज 152 से डिक्रीज होकर 69 तक आया है, 69 रह गया है। सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब बेटे हम देखते हैं इसकी वजह क्या है, ये एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज हुआ। ये आपको इसकी वजूहात लिखी हैं, यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब बेटा ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कोई बता सकता है? सर क्योंकि न्यूक्लियस का फासला बढ़ जाता है। बेटे फासला तो ठीक है बढ़ गया, वैलेंस शेल से कब बढ़ा, वो तो ग्रुप में नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, पीरियड में तो फासला कम होगा ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटे समझ लें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is the nuclear charge experienced by valence shell electrons. I am repeating it. Nuclear charge experienced by valence shell electrons is called effective nuclear charge. बेटे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में आने वाले जो शेल्स होते हैं, इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, अब इफेक्ट क्या, अट्रैक्शन, तो वो अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है। दिस डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बेटे उनको कहते हैं जो दरमियान में आ रहे हैं। तो दरमियान में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैलेंस शेल के ऊपर रिड्यूस हो जाना, इसे कहते हैं, ये होता है शील्डिंग इफेक्ट, ये होता है शील्डिंग इफेक्ट। और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक है, आप देखो ना दरमियान में अगर इलेक्ट्रॉन्स ना होते तो फिर न्यूक्लियस का जितना चार्ज था ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और उनको अपने करीब खींच लेता। लेकिन दरमियान में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसका इफेक्ट रिड्यूस हुआ। तो जितना इफेक्ट अभी एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, जितना इफेक्ट जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फीलिंग, इट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्लियर है? यस सर। इसको बेटा मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूं, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल, मसलन एक बड़ा बच्चा किसी छोटे बच्चे को किसी भी शिकायत की वजह से नाराज होकर उसको मारना चाहता है। अगर दरमियान में कोई एक दो बच्चे और आ जाते हैं तो क्या होगा, वो नहीं मार सकेगा। लेकिन अगर दरमियान में कोई नहीं बच्चा आएगा फिर बहुत मारेगा। क्या ख्याल है तलहा, ऐसे ही है ना? देखो ना, अगर दरमियान में दो बच्चे, कोई भी दो बच्चे देखो लड़ते हैं, अगर दरमियान में ज्यादा बच्चे आ जाएं तो वो दोनों बच्चे एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। तो हम न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान बेटे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्ट हुई है, रिड्यूस हो गई है। अब न्यूक्लियस का चार्ज इतना एक्सपीरियंस नहीं हो रहा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जितना कि होना चाहिए था इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो आगे बताया कि इसकी एक वजह तो ये हुई कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज होता है, इसकी भी मैं रीजन बता देता हूं। बेटे पीरियड के अंदर शेल वही रहता है, देखिए ना, शेल्स डू नॉट इंक्रीज, शेल सेम रहता है। उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है, और जैसे ही किसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो साथ ही न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन भी बढ़ जाता है। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो बेटे इंक्रीज होता जा रहा है। अब आप ये देखो कि वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो शेल्स हैं, इनकी तादाद सेम रहती है पीरियड के अंदर, लेकिन जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हर स्टेप पे एक एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर, यानी न्यूक्लियर चार्ज बाय 1 यूनिट इंक्रीज होता जाता है। तो अंडरस्टूड सी बात नहीं है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स भी बढ़ेगी वैलेंस शेल के ऊपर, एंड इट विल पुल द वैलेंस शेल क्लोजर टू इट।
और जो वैलेंस शेल है जब न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा तो साइज एटम का कम होता जाएगा। क्या बताया ना, आउटर मोस्ट शेल पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के करीब क्यों आया? क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता गया और दरमियान में जो शेल्स थे उनकी तादाद नहीं बढ़ी। दरमियान में जो रुकावट बनने वाले शेल्स एक तरह के वो वही रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के करीब आ गया, साइज डिक्रीज हो गया। इट वाज द रीजन एटॉमिक साइज डिक्रीज्ड इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एनी क्वेश्चन? बजे आपके लोगों के क्वेश्चन आने चाहिए। बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। क्वेश्चन के ना आने की दो वजूहत हो सकती हैं, या तो मुकम्मल समझ आ गई है और या फिर बात सुनी नहीं थी किसी बच्चे ने, या ये भी हो सकता है समझ ना आती तो फिर तो पूछ सकते थे। हो सकता है तवज्जो नहीं दी या समझ आ गई है। मेरे ख्याल में दो में से कोई एक ऑप्शन हो सकती है। तारा समझ आ गई है? तलहा आवाज नहीं आ रही। इजान सर आ गई है। ओके, इजान शहजाद बेटे जल्दी बोला करें, टाइम वेस्ट ना हो। गुलाम मुर्तजा? जी सर आ गई है। ओके बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है। बेटे एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन अ ग्रुप। ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में हम आते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स दिए गए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सीजियम तक के एलिमेंट्स दिए गए हैं। वैसे इस ग्रुप में एंड पे फ्रेंशियम भी आता है। तो आप एटॉमिक साइज को देखें, 152, फिर 186, फिर 227, फिर 248, फिर 265। कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक साइज जो है इट वेंट ऑन इंक्रीज होता गया। अब हम इसकी भी वजह देखते हैं कि एटॉमिक साइज ग्रुप में कैसे बढ़ा। बेटे न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इट इज एडेड अप एट ईच स्टेप। हर स्टेप पे, जैसे मसलन ये देखें, ये लिथियम है, ये दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके बेटे टोटल 2 शेल होते हैं। जब हम सोडियम के केस में आते हैं तो 3 शेल हो जाते हैं, पोटेशियम के 4 शेल हैं, रुबिडियम के 5, सीजियम के 6 शेल। तो हर स्टेप पे आप देख रहे हैं कि एक एक शेल बढ़ता जा रहा है। तो ये जो बढ़ने वाले शेल्स हैं ये न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान आ रहे हैं। और अभी हमने पहले जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात की है वो इन्हीं दरमियान में आने वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस होता है। तो बेटे जब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान हर स्टेप पे एक एक शेल बढ़ता जा रहा है तो ये बात अंडरस्टूड नहीं है अब कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वैलेंस शेल के ऊपर वो रिड्यूस होगा, अट्रैक्टिव फोर्स रिड्यूस होगी। तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज फेल्ड बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वैलेंस शेल के ऊपर वो कम होता जाएगा। तो अब उसका रिजल्ट क्या है? इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हवाले से मैं थोड़ी सी वैसे बात कर देता हूँ कि इसमें न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मेंशन नहीं किया कि वो बढ़ता है, क्योंकि बेटे अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सेम रहता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है। तो सेम रहना भी तो बेटा देखें कि दरमियान में जो रिपल्सिव इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है जो लिथियम के ऊपर था। जो लिथियम के वैलेंस शेल के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था वही सोडियम के वैलेंस शेल पे है, वही पोटेशियम के वैलेंस शेल पे, वही रुबिडियम का, वही सीजियम का। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम है, जबकि हर स्टेप पे एक एक शेल के बढ़ने की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है ये बहुत बढ़ता जा रहा है। बड़े शील्डिंग इफेक्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। शील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल इसी न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो कमी है, इसका जो रिड्यूस होना है, इसको ही कहते हैं रिडक्शन in the force or decrease in the attractive force of nucleus on valence shell electrons due to the presence of electrons between nucleus and valence shell, जो कि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। इन इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स का कम होना वैलेंस शेल के ऊपर, ये क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट। इन एक तरह से क्या है कि जो दरमियान में आने वाले शेल्स हैं
दे आर शील्डिंग द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं, न्यूक्लियस की स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का इफेक्ट ना हो सके। हालांकि हर स्टेप पे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो बेटा एटॉमिक नंबर में आप इंक्रीज देख रहे हैं ना कितना आ रहा है, कि आप 3 से देखें 11 हुआ तो 10 इलेक्ट्रॉन का इजाफा हुआ है, तो बेटे न्यूक्लियर चार्ज भी 10 के इक्वल इंक्रीज हो जाता है। आप सोडियम से पोटाशियम पे आए 19, 11 के बाद क्या है 19, ये 8 का डिफरेंस आया है ना, ये जो 8 का डिफरेंस यहाँ पे, यहाँ भी 8 का डिफरेंस ये, तो 8 का डिफरेंस जो आया है, तो बेटे 8 पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ गया है। इसी तरह यहाँ 19 से 37, 18 का जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज भी 18 के इक्वल बढ़ गया है। लेकिन चूंकि दरमियान में शेल्स बढ़ जाते हैं, इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कोई फर्क नहीं आता, वो वही रहता है जो पहले शेल के ऊपर था, जो पहले एलिमेंट के केस में था। लिहाजा वो वैलेंस शेल को नहीं अट्रैक्ट कर सकता अपने करीब, और साइज एटम का जो है ये मुसलसल बढ़ता जाता है। जैसा यहाँ पे आपने देखा कि लिथियम से सीजियम तक हम आए हैं, तो एटॉमिक साइज 152 पिकोमीटर से बढ़कर 265 पिकोमीटर हो गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आपको ट्रेंड इसकी बताई गई है कि पहले एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, लेकिन उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। पहले जो है एटॉमिक साइज की शॉर्टनिंग होती है एटॉमिक रेडियस की, उसके बाद साइज बढ़ता है। इसके बढ़ने की वजह भी ये होती है कि इलेक्ट्रॉन्स दरमियान में जो है उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है। ठीक है, दरमियान में इलेक्ट्रॉन जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो बेशक पहले न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था और साइज कम होता जा रहा था। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का याद रखें बेटे, ये पीरियड में बात हो रही है, ग्रुप में नहीं। पीरियड के अंदर जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, डी ब्लॉक या ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पहले साइज कम होता जाता है, जो कि जनरल ट्रेंड थी पीरियड की, लेकिन उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। उसकी रीजन मैंने बताई, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का ज्यादा हो जाना। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो इनकी रिपल्शंस होती हैं, और रिपल्शंस की वजह से जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड करता है, वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होना शुरू हो जाता है, और साइज एटम का बढ़ता है। हाँ जी बेटा, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एटॉमिक साइज एंड इट्स ट्रेंड इन प्रेडिक्टेबल? नो सर। एहसान समझ आ रही है? यस सर। नेक्स्ट बेटे, शील्डिंग इफेक्ट, अभी जिसको हम डिस्कस भी कर रहे थे, एटॉमिक साइज के ऊपर जिसका इफेक्ट हो रहा था ग्रुप के अंदर। बेटे जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने आपको इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बताया कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, इनकी प्रेजेंस रिड्यूस कर देती है न्यूक्लियर चार्ज को, दैट इज फेल्ट बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की जो, बताएं सर इंटरवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? बेटे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में आने वाले सेल्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाला शेल जो है, सबसे बाहर वाले शेल को कहते हैं वैलेंस शेल। किसी को मालूम है कि वैलेंस शेल के अंदर वाले शेल को क्या कहते हैं? मैंने शायद क्लास में आपको बताया भी था। सब शेल। नो, कोई और बचा? सर ऑर्बिटल। सर ऑर्बिटल। नो, पेनल्टीमेट शेल, उसका नाम है पेनल्टीमेट शेल, PENULTIMATE, पेनल्टीमेट। ठीक है, एक वैलेंस शेल है जो सबसे बाहर वाला है, जो उसके अंदर वाला है सेकंड लास्ट, उसको कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। जस्ट टर्म है, आप याद रखें। तो बेटे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वो सारे हैं जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में आ रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वैलेंस शेल के ऊपर रिड्यूस हो जाती है। ये बताना कि अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज पार्शियली रिड्यूस्ड, कि वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, दरमियान में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शंस की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स रिड्यूस हो जाती है, और इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, और इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से लेस न्यूक्लियर चार्ज जो है, इट इज फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स देन द एक्चुअल चार्ज, कि न्यूक्लियस का जो एक्चुअल चार्ज है वो सारे का सारा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फील नहीं करते, बल्कि थोड़ा फील करते हैं। जितना फील करते हैं वो क्या कहलाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वेल डन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं।
आप सिंपल सा वे याद रखें, वैसे इसका प्रोसेस है, आप सिंपल सा इतना याद रखें कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के जो दरमियान वाले आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी वैलेंस शेल के अलावा, वैलेंस शेल के अलावा बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं, उनकी तादाद जो है उसको एटॉमिक नंबर में से माइनस कर दें, तो ये आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल जाएगा। ठीक है सर रिपीट कर दो। बेटे, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 -1 और हर प्रोटॉन का +1 होता है, लिहाजा पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक नंबर के इक्वल है न्यूक्लियस का जो एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज है, और दरमियान में आने वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद को प्लस करके एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देंगे, तो ये आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल जाएगा। हाँ जी, समझ आइए? ओके सर। सिंपल सा आपको Yes, वे sir. बताया है। वैसे थोड़ा सा इसका कम्प्लेक्स वे है, जो एक्चुअल एटॉमिक दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो एक्चुअली फाइंड करना है, उसमें बैठे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट पहले कैलकुलेट करते हैं, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करके उसको एटॉमिक नंबर से माइनस करते हैं। ये बाद में आपको किसी दिन मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आसान सा तरीका ये याद रखें, इससे आपको काफी हद तक जो है वो एस्टिमेशन हो जाती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, कि वैलेंस शेल के अलावा बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद को माइनस कर देना है आपने किस में से, एटॉमिक नंबर में से, एंड यू विल गेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट की जो बात कर रहे हैं, तो बेटे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से रिड्यूस हो जाता है। जिस बच्चे ने हैंड रेज किया हुआ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हाथ नीचे कर लें। बेटे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट की वजह से रिड्यूस हो जाता है, ये बात क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बेटे अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है दैट इज रिक्वायर्ड। सर इसके ट्रेंड्स नहीं पढ़ाएंगे? किसकी? शील्डिंग इफेक्ट? सर यस। ठीक, शील्डिंग इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ बेटे। जो शील्डिंग इफेक्ट है ये पीरियड के अंदर चेंज नहीं होगा, क्योंकि पीरियड में देखें दरमियान में आने वाले शेल्स का इफेक्ट होता है और शेल्स की तादाद सेम रहती है, जबकि ग्रुप में टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, क्योंकि हर स्टेप पे एक एक शेल बढ़ता जाता है। ठीक है, इतना ही ट्रेंड इसकी याद रखें। ओके सर। आपकी बुक में मेंशन होगा कि शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में डिक्रीज होता है। बेटे हम एक्चुअली जैसे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, या आपकी बुक में भी एक्सप्लेनेशन है, या होती है एक्सप्लेनेशन, तो उसके मुताबिक देखें दरमियान में आने वाले शेल्स का इफेक्ट होना है, और दरमियान में आने वाले शेल्स तो वही रहते हैं पीरियड के अंदर, लिहाजा शील्डिंग इफेक्ट को सेम रहना चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में सेम रहता है और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पीरियड के अंदर। बेटे आयोनाइजेशन एनर्जी ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि वो एटम गैसियस स्टेट में हो और आइसोलेटेड फॉर्म में हो, आइसोलेटेड का मतलब अलहदा, बाकी एटमों से अलहदा हो, एटम गैसियस स्टेट में हो और बाकी एटमों से अलहदा हो, उस एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। बेटे आयोनाइजेशन एनर्जी सर गैसियस स्टेट यानी गैस की स्टेट? बिल्कुल गैस की स्टेट। फिर उसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अगर आपने पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। जैसे सोडियम के केस में देखें, अब सोडियम के तो वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, और सोडियम के केस में बेटे ये एनर्जी है 496 किलो जूल पर मोल। 496 किलो जूल पर मोल मीन कि एक मोल सोडियम एटम्स हों, एक मोल मीन एवोगाड्रोस नंबर 6.02 × 10⁻23, इतने एटम्स हों सोडियम के, उनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन सारे निकालने, मींस के सारे एटमों के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के, वैलेंस शेल में से एक एक इलेक्ट्रॉन हर एटम का निकालें, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? एवोगाड्रो नंबर। ऐसी है ना कि हर एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और हमने लिए एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, फिर हर एटम के वैलेंस शेल में वो एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना।
इतने इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 496 किलो जूल पर मोल है। और पॉजिटिव साइन ये शो करती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ती है, हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब बेटा बेरिलियम का अगर हम केस लेते हैं, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का है, ठीक है। ग्रुप का जो नंबर होता है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ग्रुप नंबर के इक्वल होती है, और जो शेल्स की तादाद होती है वो पीरियड नंबर के इक्वल होती है। ये 2 बातें ध्यान में रखें। बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि सेकंड ग्रुप का ये। तो बेटे बेरिलियम के पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 899 किलो जूल पर मोल है। अगर हम उसी बेरिलियम के आयन में से, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाल चुके हैं, अब उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, और वो 1757 किलो जूल पर मोल है। 1757 किलो जूल पर मोल, यानी ज्यादा होगी। अब इसको डबल कर देंगे बेटे, ये जरूरी नहीं कि डबल कर देना है। आप इतना याद रखें कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से बहुत ज्यादा होती है। उसकी रीजन क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, बाय द न्यूक्लियस दे आर पुल्ड क्लोजर टू इट। इस वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है और उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। जितना साइज कम होगा उतना एटम को आयोनाइज करना, इन इलेक्ट्रॉन का निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। यही वजह है कि आप आयोनाइजेशन एनर्जी को देखें, ये पीरियड में इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मुसलसल इंक्रीज होता जाता है लेफ्ट टू राइट पीरियड में। यही वजह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में देखें, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 520 थी किलो जूल पर मोल, जबकि नियान के केस में ये 2081 हो गई है। तो 520 से बढ़कर 2081 हो गई। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। और अगर हम ग्रुप में देखें तो टॉप टू बॉटम देखें, लिथियम की 520 है, तो उसके नीचे आप आए सीजियम पे 377 हो गई है। तो 520 से रिड्यूस होकर 377 रह गई, क्योंकि एटॉमिक साइज ग्रुप में इंक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। ये वजह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। भाई बेटा क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन रीजन अफिनिटी। करना। हाँ जी बिल्कुल, रीजन करेंगे आप, ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बल्कि आप लोगों की अटेंडेंस मैंने अभी लगानी है, अटेंडेंस में उसके बाद लगाऊंगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बेटे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये आयोनाइजेशन एनर्जी के उल्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी वो थी जो हमने सप्लाई की थी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब होता है इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। यानी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट उसी तरह जैसा आयोनाइजेशन एनर्जी में थी, वहां इलेक्ट्रॉन को निकालना था, यहाँ इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब होना है। तो बेटा जितनी न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी है जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। वैसे फ्लोरीन के केस में देखें, फ्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और फ्लोराइड आयन बनता है -1 चार्ज वाला, तो 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, या नेगेटिव साइन शो करी कि एनर्जी रिलीज होती है। अब हम इसकी ट्रेंड को देखें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है पीरियड में, और इसकी भी काजेज या रीजंस वही हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी वाली थी, कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज होती है। उसकी भी रीजन क्या है? एटॉमिक साइज का इंक्रीज होना और शील्डिंग इफेक्ट का भी इंक्रीज होना। अब देखें पीरियड में कैसे ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो किस कदर इंक्रीज हुई है। आपने देखा कि पहले की मतलब 60 थी, कुछ जगहों पे इसमें डेविएशंस आ जाती हैं, ठीक है, वेरिएशंस आती हैं, लेकिन जनरल आप देख रहे हैं कि इसमें इंक्रीज आता है। और ग्रुप के अंदर अगर देखें तो टॉप टू बॉटम ये मुसलसल क्या है? डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ।
जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो दोनों एटम उस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बट जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन पेयर उसके करीब जाता है। और आपको बताया गया था कि अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो तो फिर एक एटम से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन 1.7 से कम हो, 0.5 से ज्यादा हो, 0.5 या उससे ज्यादा हो लेकिन 1.7 से कम, तो फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर 0.5 से कम हो तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो बेटे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट of an atom of an element to attract a shared pair of electrons towards itself। इसके बेटे ट्रेंड को देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है पीरियड में। यहाँ पे देखें लिथियम से दूसरा फ्लोरीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुसलसल बढ़ती गई है और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। और रीजन क्या है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। रीजन सेम है तीनों के लिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। जैसे आप फ्लोरीन से आयोडीन तक देखें मुसलसल कम होती गई है, 2.7 रह गई है। इसकी रीजन क्या है? एटॉमिक साइज का इंक्रीज होना और शील्डिंग इफेक्ट का भी इंक्रीज होना। बट आपका क्वेश्चन को है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन जो है ये डिस्कस करने हैं और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। अभी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। जो प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं उनसे रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। No, sir. Okay, next test yourself 3.3. First is define atomic radius. Half of the distance between the nuclei of two closely spaced or two bonded atoms is called atomic radius. बेटे atomic radius क्या होता है? दो bonded atoms के न्यूक्लियाई का जो दरमियानी फासला है उसका हाफ, ठीक है? Half of the distance between the centers of two bonded atoms is called atomic radius. Next question, what are SI units of atomic radius? तो बेटे SI यूनिट atomic radius के भी वही हैं जो लेंथ के यूनिट होते हैं यानी मीटर। लेकिन atomic size जो है being very small quantity, it is measured in smaller units that are picometer. 1 picometer is equal to 10 power minus 12 meter. एक पिकोमीटर कितना होता है? 10 पावर minus 12 मीटर। तो पिकोमीटर में एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं। हालांकि ऐसा यूनिट इसका भी वही है जो लेंथ का यूनिट होता है यानी मीटर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेस इन अ पीरियड? कि पीरियड में एटम का साइज क्यों डिक्रीज होता है? ये तो आप बता सकते हैं। कौन बताएंगे? अबू बकर आप बताएं। Sir, because the effective nuclear charge increases. Yes, effective nuclear charge increases and number of shells remain the same. ठीक है, शेल्स की तादाद सेम रहती है। शेल्स कौन से? जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान आने वाले शेल्स हैं वो सेम रहते हैं। आप कह सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और ये वजह है कि एटॉमिक साइज पीरियड में डिक्रीज होता है। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम in its isolated gaseous state. ठीक है। Fifth question, why the second ionization energy of an element is higher than first one? Second ionization energy पहले से ज्यादा क्यों होती है? Because after the removal of one electron, the remaining electrons are pulled closer to the nucleus and atomic size decreases, so it becomes difficult to remove the second electron from the atom from which an electron has already been removed. जिस एटम से एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाल दिया गया है उसमें से दूसरे को निकालना मुश्किल हो जाता है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब आ जाता है वैलेंस शेल। छठा क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप? जस्ट वी डिस्कस्ड
ionization energy decreases from top to bottom in a group because shielding effect increases and effective nuclear charge remains the same. Effective nuclear charge remains the same while shielding effect increases. तो atomic size increase होता है, इस वजह से ionization energy ग्रुप में कम होती है टॉप टू बॉटम. 7th क्वेश्चन, why the ionization energy of sodium is less than that of magnesium, जिसको मैग्नीशियम बोलते हैं. बेटे कौन बताएगा? Sir, because magnesium lose electron. बेटे सोडियम या मैग्नीशियम दोनों जो है वो तीसरे पीरियड के एलिमेंट हैं, दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, थर्ड पीरियड के. सोडियम जो है वो पहले ग्रुप में आता है, मैग्नीशियम जो है ये दूसरे ग्रुप में आता है. मींस के थर्ड पीरियड में सोडियम पहले नंबर पे आ रहा है और मैग्नीशियम दूसरे नंबर पे आ रहा है. और हम आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ चुके हैं कि ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है. यहाँ पे आप रीजन बताएंगे. रीजन ये होगी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इन केस ऑफ मैग्नीशियम वो हायर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम. ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीशियम का ज्यादा है, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है. Why is it difficult to remove an electron from halogens? Sir, may I tell? Yes. Sir, as the distance from the nucleus to the outermost electron increases, the attraction decreases. So it is easier to remove an electron from the outermost shell. बेटे ये ग्रुप के अंदर तो ऐसे ही होगा जो आपने बताया कि आउटरमोस्ट शेल का न्यूक्लियस से दूर जाना फिर इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान हो जाता है. ये बेटे पीरियड के अंदर सेकंड लास्ट एलिमेंट्स हैं ये जो हैलोजेंस हैं, तो वो पीरियड में पूछे हैं कि डिफिकल्ट क्यों हो जाता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो ये उसके उल्ट हो जाएगा ना. पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होता जाता है. यही वजह है कि हैलोजेंस के केस में बेटे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है और एटॉमिक साइज बहुत रिड्यूस हो चुका होता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स का निकालना मुश्किल हो जाता है. ताला बेटे क्लियर है आपको? तलहा? Yes, sir. ओके. आपने बेटे ग्रुप के अंदर आखिरी एलिमेंट की बात की, ग्रुप में लोअर एलिमेंट जो है उसमें से निकालना आसान होता है, लेकिन उन्होंने पूछा डिफिकल्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना और कहां से? हैलोजेंस में से. हैलोजन जो पीरियड में एंड पे आ रहे हैं, नोबल गैसेस से पहले वाला ग्रुप हैलोजेंस का है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? बट इट डिक्रीज इन attractive force of nucleus or valence shell electrons due to the presence of intervening electrons. Yeah, due to the presence of electrons between valence shell and nucleus, it's called shielding effect. 10th question, how does shielding effect decrease the forces of electrostatic attractions between the nucleus and outermost shell electrons? के nucleus और valence shell electrons के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस हैं ये क्यों रिड्यूस हो जाती हैं, कैसे रिड्यूस हो जाती हैं शील्डिंग इफेक्ट से? हाँ जी, कौन बताएगा? सर ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स इट डिक्रीज. बड़े ऐसे ही होता है. इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट क्या होता है वो जरा बताएंगे ना. दरमियान में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शंस की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ जाता है. ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ना, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है. वैलेंस शेल गोज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस. जब न्यूक्लियस से उसका फासला बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है. 11th क्वेश्चन, व्हाई डज द बिगर साइज एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट? ड्यू टू ग्रेटर साइज. ठीक है, ये भी मिलती जुलती सी बात है कि बिगर साइज एटम्स में जो वैलेंस शेल है, बल्कि नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होते हैं. बिगर साइज एटम्स में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं और जिस कदर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाता है. न्यूक्लियस को जो दरमियान में आने वाले शेल्स हैं वो शील्ड कर देते हैं. शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. 12वां क्वेश्चन के व्हाई इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम इन अ पीरियड?
कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ट्रेंड सेम क्या है, इवन के क्यों है, इवन के आयोनाइजेशन एनर्जी की भी Sir, due to सेम। filling of electrons. हाँ बेटे, सेम सिमिलर फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, वही फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं। और वो कौन से हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और साइज ऑफ द एटम है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Fluorine. यस, फ्लोरीन। और उसके Sir, fluorine. इज़हान बेटा कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की? 4. Sir. 4। वेल डन। Sir, 4.0. 4 होगी, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल। हाँ जी, क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में? Sir, do not change from left. बेटे लेफ्ट टू राइट अभी आपको समझाया तो है कि एटॉमिक रेडियाई क्या समझाया, लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज। Increase. एटॉमिक साइज Sir, decrease. डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियाई जो हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर डिक्रीज होती हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर क्या होते हैं? Increase. Sir, इंक्रीज। increase. ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस हैं, तो इन्हें बेटे देखें, ये इंक्रीज वाली ऑप्शन है, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो बी ऑप्शन सही होगी ना? आपने Yes, sir. सारी ऑप्शंस को गौर से पहले पढ़ा करना है और फिर सिलेक्ट करना है ऑप्शन को, रिक्वायर्ड ऑप्शन को। जल्दबाजी नहीं करनी है आपने, कि आपने ये भी देखना है कि वो इंक्रीज या डिक्रीज ग्रुप में दिया है या पीरियड में दिया है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड? Sir, electron affinity. यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये चीजें आपको वैसे ही याद होनी चाहिए, ऑप्शंस इधर से बाद में ढूंढें, पहले क्वेश्चन को देखकर ही आप जो है वो सेंस कर सकें कि वो क्या चीज है जो पूछी गई है। तो बेटे ये पूरी डेफिनेशन ही थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। थर्ड क्वेश्चन, Mendeleev periodic table was based upon dash? Sir, atomic mass. Well Atomic done. mass. Atomic mass, B option. Atomic mass पे बेस करता है। Fourth, long form of periodic table is constructed Sir, on the atomic basis of number. Atomic number. Sir, atomic atomic number. number. Yes, B option, atomic number. Fourth and fifth periods of the long form of periodic table are Sir, called? long periods. Sir, long periods. फोर्थ एंड फिफ्थ जो हैं ये लॉन्ग पीरियड्स Long कहलाते हैं, सी ऑप्शन ठीक हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन, which one of the following halogen has the lowest Sir, electronegativity? iodine. Yes, आयोडीन। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, आयोडीन की सबसे कम, तो डी ऑप्शन। Along the period, which one of the following decreases? हाँ जी, पीरियड में Atomic radius. एटॉमिक रेडियस, पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, ए ऑप्शन करेक्ट ठीक हो गया। 8th क्वेश्चन, बेटे म्यूट कर लें जैसे शोर आ रहा है जिधर से। जब क्वेश्चन का आंसर देना हो तो फिर अनम्यूट करके आप बता सकते हैं, फिर म्यूट कर लिया करें उसके बाद। 8th है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, हाँ जी क्या होते हैं? Sir, Metals. मेटल्स, ऑल मेटल्स, बी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। Sir, it decreases in a period. हाँ जी, इन्होंने कहा है कि डिक्रीजेस इन अ पीरियड, तो ये फॉल्स है। सिर्फ जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको आपने सिलेक्ट करना था। ये भी एक चीज कंफ्यूजन कर देती है स्टूडेंट्स को कि बाकी सारी चीजें सही होती हैं, वो पहली चीज देखते हैं, समझते हैं कि सही है तो उसको टेक कर देते हैं। बेटे पहले क्वेश्चन में तो देखें पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, इट मींस के 3 सही है और 1 गलत है, तो आपको सारी पढ़नी पड़ेगी। तो ये सी ऑप्शन इसकी जो है इनकरेक्ट है। 10th, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, यहाँ भी Sir, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, It decreases. Sir, in a it period. decreases. Period. ये Sir, भी it वही decreases in a सी period. ऑप्शन के डिक्रीजेस इन ए पीरियड, हालांकि पीरियड में ये इंक्रीज होती है। तो बेटे इससे आपका जो चैप्टर है इसके साथ ही कंप्लीट हुआ। इसमें ये आपको की भी दी हुई है, पीरियोडिक टेबल की जो इस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं उनकी ये की भी मौजूद है जो अभी हमने डिस्कस की। तो चैप्टर बेटे कंप्लीट हो गया। इसका जो इसके नोट्स हैं वो इन प्रोसेस हैं, वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, नेक्स्ट वीक के अंदर मिल जाएंगे आपको इसके नोट्स। और Sir, उसके बाद स्कूल कब तक सर स्कूल ओपन है? बेटे स्कूल ओपन नहीं है, जब ओपन होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। सर नहीं, वो क्या कहते हैं सर, वो नोट्स लेने के लिए। हाँ नोट्स के लिए ओपन है,
नोट्स के लिए तो वो बुक शॉप वाले वहां पे होते हैं ना, वो आपको नोट्स दे सकते हैं। बेटे Okay, क्वेश्चन sir. तो नहीं, किसी Sir, बच्चे का कितने बजे क्वेश्चन से है तो लेके पूछ कितने लें। बजे तक open सर है? सर मैं आपसे पूछना था कि सर आयनोस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड सेम होंगे तीनों के? ट्रेंड्स बिल्कुल तीनों के सेम हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स सेम हैं। अच्छा सर, तो शील्डिंग फैक्टर, एटॉमिक रेडियस वगैरह सर उनके? शील्डिंग एटॉमिक रेडियस बेटे वो पीरियड में इंक्रीज होता है, पीरियड में डिक्रीज होता है, ठीक है। पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। और ग्रुप के अंदर ओके सर। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। ओके सर। एनी अदर सर क्वेश्चन? स्कूल कितने बजे से लेके कितने बजे तक ओपन है? बेटे वैसे आप नोट्स लेना चाहते हैं तो वो बुक शॉप वाले 24 घंटे स्कूल में ही होते हैं, वो से वीकेंड पे घर जाते हैं, ठीक है। सर हाँ जी। सर किसी गुलाम का मुर्तजा कह रहा था अटेंडेंस लगा दे, मैं अब क्लास नहीं दोबारा ज्वाइन कर सकता। ओके बेटे, मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा हूँ, उसके बाद मैं आपकी अटेंडेंस लगाता हूँ। अल्लाह हाफिज।